नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 8 की पाठ्य योजना, जो कि विषय होगा इसका सामान्य विज्ञान यानी कि विज्ञान। बस इतना ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से वीडियो देखने से पहले कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा, जिससे आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना चाहता हूँ वो आप लोगों तक पूरी पहुँचे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है देखने के बाद, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो में क्या अच्छा लगा, और कोई कमी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं वो कमी दूर कर सकूँ। और अगर आप लोग डेली बेसिस पे ऐसे ही पाठ्य योजना की वीडियो, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो, या फिर आप लोग यूपी टेट और सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे ऊपर आपको पता है कि पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है पाठ्य योजना संख्या, इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। कक्षा मैं पहले बता चुका हूँ, 8वीं है, विषय सामान्य विज्ञान का है। दिनांक लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है आपने कौन सी पाठ्य योजना किस डेट में पढ़ाई है। कालांश, यानी कि कालांश को काफ़ी कॉलेज में चक्र भी कहते हैं, इसका इंग्लिश मतलब होता है किस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने। समय अवधि है 35 मिनट का। और यहाँ पे हमारा जो आज का प्रकरण है वो है यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन। अब इसके बाद आपको अगली हेडिंग लिखनी है यहाँ पे प्राप्य उद्देश्य। इसी को ही शिक्षण उद्देश्य भी कहते हैं, इसी को ही विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं। कन्फ्यूज मत होइएगा, तीनों हेडिंग सेम होती है, शिक्षण उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य। इसको 2 कॉलम में डिवाइड करना होता है। पहला कॉलम प्राप्य उद्देश्य लिखिए, या फिर शिक्षण उद्देश्य लिखिए, या फिर विशिष्ट उद्देश्य लिखिए, और दूसरे कॉलम में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखिए। इसमें देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी यौनारंभ में होने वाले परिवर्तनों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी यौनारंभ में होने वाले परिवर्तनों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग यहाँ पे अवबोध। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा गया विद्यार्थी यौनारंभ में होने वाले शारीरिक व मानसिक तथा गौण लैंगिक परिवर्तनों की व्याख्या कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है विद्यार्थी यौनारंभ में होने वाले सामान्य परिवर्तन एवं गौण लैंगिक लक्षणों में अंतर समझ सकेंगे। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे देखेंगे ज्ञानोपयोग। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा गया विद्यार्थी यौनारंभ में होने वाले परिवर्तनों से संबंधित ज्ञान का अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है विद्यार्थी यौनारंभ में होने वाले परिवर्तनों से प्राप्त ज्ञान का स्थानांतरण कर सकेंगे। फोर्थ पॉइंट है कौशल। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा गया विद्यार्थी यौनारंभ में होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है विद्यार्थी यौनारंभ में होने वाले परिवर्तनों की एक सूची तैयार कर संकलन कर सकेंगे। फिफ्थ पॉइंट है हेडिंग अभिरुचि। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया विद्यार्थी यौनारंभ में होने वाले परिवर्तनों को जानने में रुचि ले सकेंगे, क्योंकि उनमें स्वयं ये परिवर्तन महसूस करते हैं। सेकंड पॉइंट है विद्यार्थी यौनारंभ में होने वाले, अब भाई कक्षा 8 के बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे इस चीज़ को वो भी फील करना शुरू कर चुके होंगे। सेकंड पॉइंट है विद्यार्थी यौनारंभ में होने वाले परिवर्तनों के विषय में आपस में विचार विमर्श कर सकेंगे। सिक्स्थ पॉइंट है अभिवृत्ति। पहला पॉइंट है इसके अंतर्गत विद्यार्थी यौनारंभ में होने वाले परिवर्तनों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। और सेकंड पॉइंट है विद्यार्थी यौनारंभ में होने वाले परिवर्तनों के वैज्ञानिक तथ्यों से अपना विश्वास प्रकट कर सकेंगे। अब अगली हेडिंग यहाँ पे आप देखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें लपेट फलक लिखा गया, संकेतक, चौक, डस्टर एवं समस्त कक्षोपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। अगली हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखा गया विद्यार्थी स्वयं के शरीर में होने वाले परिवर्तनों को महसूस करते हैं व इनके विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, जिसका नाम है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न को 3 कॉलम में डिवाइड करना होता है, क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन या फिर छात्राध्यापिका क्रियाएं, और थर्ड कॉलम है छात्र क्रियाएं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, किसी एक बच्चों को खड़ा करके आप अपना नाम बताइए या फिर आपका नाम क्या है। तो बच्चा कुछ भी नाम बताएगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए XYZ है, जो भी वहाँ पे नाम मिलेगा, रमेश, सुरेश, सीता, गीता, जो भी मिलेगा वो यहाँ पे आप लिखेंगे। उसका सेकंड क्वेश्चन उससे बनेगा, जैसे यहाँ पे XYZ मिला तो XYZ आप जब 6 वर्ष के थे और अब आपके शरीर में लंबाई में वृद्धि हुई या नहीं। तो बच्चे बोलेंगे, जो भी बच्चा रहे वहाँ पे, सिंपल सी बात है, जो 6 वर्ष का था अब वो कक्षा 8 में है तो जाहिर सी बात है वो कक्षा कम से कम 11 या 12 साल का होगा, तो उसकी लंबाई में तो वृद्धि हुई होगी। तो बच्चा आंसर देगा हुई है। फिर थर्ड क्वेश्चन है जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में होने वाले ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनसे जनन परिपक्वता आती है तो क्या कहते हैं। तो बच्चे बता देंगे, यहाँ पे उनको जानकारी है थोड़ी बहुत, किशोरावस्था कहेंगे वो।
फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे, फोर्थ क्वेश्चन, किशोरावस्था के दौरान आने वाले परिवर्तन किस ओर संकेत करते हैं? तो बच्चे बोलेंगे यौवनारंभ। अब यहाँ पे हो सकता है कोई बच्चा अलग अलग आंसर दे, वहाँ पे आपकी क्लास में 15-20 बच्चे रहेंगे, कोई न कोई बच्चा यहाँ पे यौवनारंभ बोलेगा। अब पांचवा क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आपको समस्यात्मक प्रश्न भी बनाना होता है। पांचवा प्रश्न है यहाँ पे, यौवनारंभ में आने वाले परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे इसको सही से, शर्माते भी रहेंगे, छोटे बच्चे हैं, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा, अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे। देखिए यहाँ पे उद्देश्य कथन लिखा हुआ है, बच्चों आज हम यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तनों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब इसको प्रस्तुत करना आपको शुरू करना है, यानी कि बच्चों को पता चल गया वो क्या पढ़ने वाले हैं, तो प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालिए। इसको 5 कॉलम में डिवाइड करना होता है, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, प्रविधि या फिर विधि, और श्यामपट्ट सार। पहला यहाँ पे शिक्षण बिंदु है, लंबाई में वृद्धि तथा शारीरिक आकृति में परिवर्तन। विकासात्मक प्रश्न है, एक नवजात शिशु कैसा होता है? बच्चे बोलेंगे छोटा या फिर कोमल। दूसरा प्रश्न है, छोटा और कोमल बच्चा धीरे धीरे कैसा होता जाता है? बच्चे बोलेंगे बड़ा और लंबा। तीसरा क्वेश्चन है, क्या सभी बच्चों की लंबाई एक जैसी बढ़ती है? बच्चे इसको नहीं बता पाएंगे डिटेल में, हो सकता है कोई बच्चा बोले नहीं, तो यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे नहीं बता पाएंगे डिटेल में इसको, तो संभावित उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्नोत्तर विधि थी, तो प्रविधि वाले कॉलम में प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। अब यहाँ पे छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका कथन लिखिए। यहाँ पे इसके बारे में आपको बताना है, लंबाई में एकाएक वृद्धि यौवनारंभ में के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। इस समय शरीर की लंबी अस्थियों, हाथ पैर की अस्थियों की लंबाई में वृद्धि होती है। प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती हैं, परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि की दर भी भिन्न भिन्न होती है। लड़कों में वृद्धि के कारण कंधे फैल कर चौड़े हो जाते हैं, लड़कियों में कमर का निचला हिस्सा चौड़ा हो जाता है। लड़कों में शारीरिक पेशियाँ लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठी दिखाई देती हैं। किशोरावस्था के दौरान लड़के व लड़कियों के अलग अलग परिवर्तन होते हैं। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया यहाँ पे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। ये व्याख्यान दे रहे थे तो व्याख्यान विधि हो जाएगा। और श्यामपट्ट पे आपको सारी चीज़ें नहीं लिखनी होती, जो आपने अभी यहाँ पे स्पष्टीकरण दी है, कथन बोला है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही श्यामपट्ट पे लिखना होता है। तो यहाँ पे ब्लैक पेपर ले लीजिएगा, उस पर वाइट स्पार्कल पेन से आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए होंगे अपने स्पष्टीकरण में उसको लिखना है। यहाँ पे देखिए लिखा गया, यौवनारंभ में लंबाई में वृद्धि सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। लड़कों व लड़कियों के में किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन अलग अलग होते हैं। लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। फिर बोध प्रश्न आएगा। बोध प्रश्न पहला प्रश्न है, शरीर की कौन सी अस्थियों में वृद्धि होती है? बच्चे बोलेंगे हाथ और पैर की अस्थियों में। दूसरा प्रश्न है, वृद्धि के कारण कंधे कैसे हो जाते हैं? तो बच्चे बोलेंगे लड़कों के कंधे फैल जाते हैं। वृद्धि के कारण कंधे किसके फैलते हैं? बच्चे बोलेंगे लड़कों के। ये प्रश्नोत्तर विधि, तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। अब दूसरा शिक्षण बिंदु है यहाँ पे, स्वर में परिवर्तन, स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि एवं जनन अंगों का विकास। ये है आपका शिक्षण बिंदु। इसमें विकासात्मक प्रश्न पूछा गया है, वृद्धि के कारण शारीरिक पेशियां किसकी सुस्पष्ट व गठी दिखाई देती है? बच्चे बोलेंगे लड़कों की। दूसरा प्रश्न है, किशोरावस्था में लड़कों की आवाज़ कैसी होती है? बच्चे बोलेंगे मोटी। तीसरा प्रश्न है, किशोरावस्था में लड़कों की आवाज़ मोटी क्यों होती है? तो नहीं बता पाएंगे बच्चे, संभावित उत्तर हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि, तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। फिर से छात्राध्यापक कथन वाले कॉलम में लिखे, यौवनारंभ में स्वर यंत्र में वृद्धि होती है। लड़कों का स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे एडम्स एप्पल यानी कि कंठमणि कहते हैं। सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। लड़कों का स्वर यंत्र अपेक्षाकृत बड़ा होता है। किशोरावस्था में स्वेद एवं तैल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है, जिससे चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे हो जाते हैं। लड़कों में यहाँ पे नर जननांग जैसे वृषण एवं शिश्न पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। वृषण में से शुक्राणुओं का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय आकार में वृद्धि हो जाती है और अंड परिपक्व होने लगते हैं। अंडाणुओं का यहाँ पे निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। छात्र वाले कॉलम में सेम चीज लिखना है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। व्याख्यान विधि थी प्रविधि वाले कॉलम में, देखिए यहाँ पे व्याख्यान लिखा हुआ है। फिर से श्यामपट्ट सार वाले कॉलम में लिखना है, वही जो आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं वही यहाँ पे आपको लिख देना है। एक बार वीडियो रोक के देख लीजिएगा। अपने मन से भी आप श्यामपट्ट सार लिख सकते हैं, जो यहाँ पे आपने पढ़ा है उसमें से जरूरी नहीं कि जो हम यहाँ पे लिखा गया है वही लिखिए। अपने मन से जो आपने अभी दिया है स्पष्टीकरण, उसके अंतर्गत जो भी आया हुआ है उसको लिख लीजिएगा वीडियो रोक के।
अब फिर से बहुत प्रश्न है, बहुत प्रश्न पहला प्रश्न है, पुरुषों में स्वर तंत्र को क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे एडम सेपल। दूसरा प्रश्न है, अंडाशय में किसका निर्मोचन होता है? बच्चे बोलेंगे अंडाणुओं का। फिर से तीसरा यहाँ पे शिक्षण बिंदु है, गौड़ लैंगिक लक्षण। विकासात्मक प्रश्न है, पहला प्रश्न है, लड़का या लड़की को जन्म कौन देते हैं? तो बच्चे बोलेंगे मनुष्य। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य में कैसा जन्म पाया जाता है? तो बच्चे बोलेंगे लैंगिक। तीसरा प्रश्न है, गौड़ लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? तो इसको बच्चे नहीं बता पाएंगे, संभावित उत्तर होगा। प्रश्नोत्तर विधि थी, प्रविधि वाले कॉलम प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। छात्राध्यापक वाले कथन वाले कॉलम में लिखिए। देखिए, युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे का बरबाल अर्थात दाढ़ी मूंछ आने लगती है। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, अतः इन्हें गौड़ लैंगिक लक्षण कहते हैं। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। लड़कों एवं लड़कियों दोनों में ही बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यौनारंभ में वृषण पौरुष हार्मोन्स अथवा टेस्टोस्टेरोन का श्रवण तथा अंडाशय स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन का श्रावण प्रारंभ हो जाता है। छात्र वाले कॉलम में सेम चीज लिखनी थी आपको। छात्र अपने मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। श्यामपट कार्य पे आपको देखिए क्या लिखा गया, ये सारी चीज़ें देख के लिख लीजिएगा। एक एक चीज़ में पढ़ के बताऊंगा तो आप लोगों की वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। एक बार वीडियो रोकिएगा, इसको लिख दीजिएगा। अब इसके बाद बहुत प्रश्न फिर से है, टेस्टोस्टेरोन का श्रवण किसके द्वारा होता है? बच्चे बोलेंगे वृषण के द्वारा। दूसरा प्रश्न है, अंडाशय में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? बच्चे बोलेंगे एस्ट्रोजन। ये प्रश्नोत्तर विधि थी, प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न। यहाँ पे आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न है, यौनारंभ में कौन सा परिवर्तन नहीं होता? यहाँ पे ऑप्शनल है, शारीरिक आकृति में परिवर्तन, सिर के बालों का लंबा होना, स्वर में परिवर्तन, जनन अंगों का विकास। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, बस यही वाला नहीं होता कि सिर के बालों का लंबा होना। ये तो यौनारंभ के पहले भी होता है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा परिवर्तन नहीं होता, तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सामान्यतः लड़कियों का स्वर डैश 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 तारत्व वाला होता है, यहाँ पे अधिक तारत्व वाला होता है। तीसरा प्रश्न है, हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, ये ट्रू फॉल्स है, तो बिल्कुल सही था, यहाँ पे सत्य लिख दीजिएगा। चौथा प्रश्न है, गौड़ लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? इसके बारे में अभी मैंने बताया। पांचवा प्रश्न है, यौनारंभ में कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियाँ या मुहासे क्यों हो जाते हैं? इसके बारे में ऊपर बताया गया है। और लास्ट में आता है हेडिंग गृह कार्य। गृह कार्य में देखिए यहाँ पे दिया गया बच्चों को घर से करके लाने के लिए कार्य। इसमें दिया गया प्रश्न, यौनारंभ में लड़के व लड़कियों में होने वाले परिवर्तनों को अलग अलग सूचीबद्ध करके ले आइए। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों को हेल्प मिले इस वीडियो से, आप लोगों को पाठ्ययोजना बनाने में दिक्कत ना हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ मैं पहले बता चुका हूँ, आप लोगों को रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। और अगर आप लोग डेली बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।